रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस हम जा चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि NCOC का अहम इजलास हुआ है और ज़राए का बताना है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC में इत्तफाक राय से फैसला कर लिया गया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों से सिफारिशात भी ले ली गई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अक्सा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, इस इजलास के हवाले से मजीद बताइएगा। तमाम इदारों की जानिब से इत्तफाक राय किया गया है। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ है जिसमें तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात, इसके समेत वैक्सीनेशन का अमल समेत कोरोना से मुतल्लिक इन तमाम चीज़ें, इन तमाम मामलात पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक शरका ने मौसम सरमा की छुट्टियां जनवरी में करने का फैसला कर दिया है, जबकि बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों के मामूल के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो जारी रहेंगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ाए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सूबाई सेक्टर्स ने तालीमी इदारों की छुट्टियों के ऊपर गौर किया और ये हतमी फैसला दिया है कि जो छुट्टियां हैं वो जनवरी में होंगी और ये फैसला इत्तफाक से आया। जी अक्सा खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया। हुक्म में कहा गया है HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। वफाक और सूबाई हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन के मेयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम से भी राबिता करेंगे। आपको बता रहे हैं नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समात में रिमार्क्स दिए गए। कहा गया वफाक और सूबाई हुकूमत HEC के मेयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। गैर सरकारी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक कानून के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत के जवाब ना दाखिल करवाने पर इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म के बावजूद जवाब दाखिल ना करवाना ना अहली है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आइंदा समात पर जवाब नहीं आया तो नताइज आप भुगतेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। अरशद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, इस अदालती मुकालमे के हवाले से मजीद आगाह कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में गैर सरकारी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कानून के खिलाफ दरख्वास्त की दायर दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस वफाकी हुकूमत अरशद बेग से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती मुकालमा हुआ। गैर सरकारी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक कानून के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत के जवाब ना दाखिल करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म के बावजूद जवाब दाखिल ना करवाना नाअहली है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने हर चीज़ धुंधला कर रख दी। मोटरवेज बंद करना पड़ी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया, जबकि ट्रेन का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तफसलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। अक्सर इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से सियालकोट और लाहौर से मुल्तान मोटरवे को समंदरी तक बंद कर दिया गया। पेशावर से रशकई, फैसलाबाद से पिंडी भटियां मोटरवेज के भी मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक रोकना पड़ी। मुख्तलिफ शहरों को आने और जाने वाले ट्रैफिक को GT रोड्स पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वहाँ भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। लाहौर में कैंट, रायविंड, सब्जाजार, चूनिया, कंगनपुर में शदीद धुंध छाई रही। मुरीद के, फैसलाबाद, गोजरा, जड़ावाला, चनियोट, शाकोट, जेलम, पिंड दादन खान, रेनाला खुर्द, संबड़ियाल और दीगर इलाकों में भी शदीद धुंध छाई हुई है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। 10 से ज़ायद परवाजें मुतासर हुई, जबकि बेशतर ताखीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चित्राल, दीर, सवात और दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है। ताहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। नाज़रीन, लाहौर में आज धुंध ने रात गए से ही डेरे डाल लिए, जिससे सर्दी की शिद्दत में अभी इजाफा देखा जा रहा है। धुंध के साथ साथ स्मोक से भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम अमीन बताएगा, पहले स्मोक और अब फोग, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है? कोई बारिश की नवीद सुनाई गई?
बिल्कुल जी, लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रात पड़ने वाली धुंध से लाहौर में मामलाती ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हुए थे। जहां पर मोटरवेज बंद कर दी गई थी, वहीं लाहौर की रिंग रोड को भी बंद कर दिया गया था, जिसको अब से चंद लम्हे कबल ही खोला गया है। जबकि इसके साथ साथ ट्रेनें जो हैं वो भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार हैं, जो कि मुल्तान की तरफ से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन बताया जा रहा है रेलवे हुकाम की जानिब से 3 से 4 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। धुंध के साथ जो स्मोक की सूरत हाल है वो भी काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 350 तक पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से स्मोक और धुंध दोनों मिलकर जो है लाहौर के शहरियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा एक हफ्ते तक जो है वो लाहौर में बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में बढ़ने के साथ साथ धुंध की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा होगा। और शहरियों को यह कहा जा रहा है कि वो गैर जरूरी तौर पर रात के औकात में और अर्ली मॉर्निंग जो है वो बाहर ना निकलें, सफर ना करें, क्योंकि धुंध की शिद्दत की वजह से हद निगाह जो है अक्सर मकामात पर 5 से 10 मीटर तक महदूद रह जाती है। जी, धुंध मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर से फहीम अमीन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। एक तरफ लाहौर तो दूसरी तरफ फैसलाबाद और मुल्का इलाकों में धुंध ने हर शय को धुंधला दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे आसिफ सिद्धू से। आसिफ, बताएगा फैसलाबाद और गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज से शदीद धुंध का आगाज़ हो गया है और जंग, टोबा, चनियोट समेत फैसलाबाद के दीगर नवाही इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस पिंडी बटियां से शोरकोट तक मोटरवे M4 को बंद किया गया है। इसके अलावा दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज़ भी 1 घंटा तख़ीर का शिकार हुई है। ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की जा रही है कि वो कम स्पीड पर गाड़ियाँ चलाएँ, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्टर लगाएँ, इसके अलावा टोलियों की शक्ल में सफ़र करें। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आइंदा 10 दिनों तक यूं ही दर्जा हरारत बतदरीज कम होगा और कहा गया है कि 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत रहेगा और इसी तरह धुंध छाई रहेगी। खुसूसन 24 दिसंबर को आसमान पर बादल छाए रहेंगे, ताहम बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई है। इसी तरह ठंड और फोग यानी धुंध का सामना करने के लिए शहरी तैयार रहें और इस हवाले से ड्राइवर हज़रात खुसूसी तौर पर आगाह रहें कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को इंतहाई कम स्पीड पर चलाते हुए मोहतात रहें। फैसलाबाद से आसिफ सिद्धू आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। उधर दीरबाला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। मजीद बता रहे हैं दीर से नुमाइंदा दाऊद वर्दक। दाऊद, बताएगा? जी बिल्कुल, दीरबाला की मैदानी इलाकों में जारी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से जारी था, जो कि इस वक्त थम गया है। लेकिन इस वक्त दीरबाला की जितने भी सयाहती मकामात है, वादी कुमराट, बिंडदरा, डोगदरा, तो वहाँ पे बर्फबारी हुई है और 400 जो है वो सफ़ेदी फैल गई है। साथ साथ बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हुआ है। दीरबाला की दर्जा हरारत इस वक्त -3 तक है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री तक जारी रहने का इम्कान है। साथ साथ दीरबाला की जितनी भी सयाहती मकामात है तो वहाँ पे लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है और बर्फीली मौसम को जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज रात तक जो है वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी दाऊद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, एबटाबाद के बालाई इलाकों और गलियात में गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाली बर्फ़ के बाद आसमान खुल गया। मजीद सूरत हाल जानेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल अब्बासी, बताएगा अभी कैसे नज़ारे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, बात की जाए मौसम की तो इस वक्त जो है वो एबटाबाद शहर में हल्की हल्की जो है वो धूप निकली हुई है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एबटाबाद के सियाती मकामात छांगला गली, नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, ठंडियानी, उमशपुरी पे जो है वो बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ़ के बायस जो है वो राब्ता सड़कें जो है मेन मरी रोड जो है वो खुली हुई है। तमाम सड़क पे जो है वो जगह जगह बर्फ़ जमने के बायस जो है वो शदीद फिसलन है, जिसके बायस जो है वो हादसा भी हो रहे हैं। जो मेन एबटाबाद मरी रोड है उसको गिलियात रोड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक जो है वो खोला जा रहा है। मशीनें भी जो है वो काम कर रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो सड़क पर नमक डाला जा रहा है ताकि फिसलन को जो है वो ख़त्म की जाए। बात की जाए जो लिंक्स रोड है जिसमें नथिया गली, बकोट रोड है, छंगला गली, ज़ियारत मासूम रोड है, असफर गली, लोरा रोड है, वहाँ पे उन सड़कों को खोलने के लिए जो है वो कोई काम नहीं हो सका है। जगह जगह से सड़क जो है वो बंद पड़ी हुई है और शदीद फिसलन के बायस जो है वो गाड़ियाँ नहीं चल सकती। मुकामी अफराद जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हल्कों का यही कहना है कि सड़क जो है उसको जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए। महकमा CNW जो है इन सड़कों पर जो है वो जमी बर्फ़ पे जो है वो नमक डाले ताकि आवाम जो है राब्ता सड़कें जो हैं वो बहाल हो सकें।
عادل عباس سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کریں گے۔ اسلام آباد میں کونسل آف فارن منسٹرز کا سیشن ہوا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے 50 گاڑیاں مانگ لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ نے 10 بلٹ پروف اور 40 سافٹ سکن وہیکلز مانگ لیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے نواز سنگرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواز، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں فارن منسٹرز آف OIC جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سیشن ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت جو ہے اس کو گاڑیاں چاہیے جو فارن وزراء جو ہیں پاکستان میں آنے ہیں، ان کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو وفاقی وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے ایک مراسلہ چیف سیکرٹری پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں جو 50 گاڑیاں چاہیے، جس میں سے 10 گاڑیاں جو ہیں وہ بلٹ پروف ہوں اور 40 گاڑیاں جو ہیں وہ سافٹ سکن وہیکل ہوں۔ یہ تمام جو وہیکلز ہیں یہ 14 سے 19 دسمبر تک جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تائید کی گئی ہے کہ ان گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیورز بھی بھجوائے گئے، اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ یہ جو تمام گاڑیاں ہیں یہ 2018 ماڈل سے اوپر ہوں یا 2018 ماڈل کی ہوں۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ 2018 کے بعد پنجاب میں جو وہ گاڑیاں نہیں خریدی گئی، اور اس جو گاڑیاں 2018 نواز سنگرہ، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام میں کہنا ہے، گوادر میں احتجاج ملک میں ایک نئے باب کی نمائندگی کرتا ہے، یہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی جدوجہد میں ایک اہم واقعہ ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں عوام کی آواز سنیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ یہ مطالبہ بھی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا، گوادر میں احتجاج ملک میں ایک نئے باب کی نمائندگی کرتا ہے، یہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی جدوجہد میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اور ناظرین، منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف FIR کے 100 گواہوں کی فہرست منظر عام پر آ چکی ہے۔ گواہان میں کباڑیوں سے لے کر انجینئرز تک شامل ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے شکیل سعید۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی شوگر کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ میں 100 گواہان کی فہرست سامنے آ گئی۔ فہرست کے مطابق کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینیٹری سٹورز مالکان گواہوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اسکریپ ڈیلر، کنسٹرکشن کمپنیز، ڈیری فارم، جنرل سٹور، آکسیجن سلنڈر وینڈرز بھی گواہان کی فہرست میں شامل ہیں۔ FIA اور SECP کے اہلکاروں سمیت انجینئرز، وکیل، بینکرز اور ڈاکٹروں کو بھی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق رائس ڈیلرز، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلرز بھی گواہوں کی لسٹ کا حصہ ہیں۔ ان گواہان کے شناختی کارڈ منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال کیے گئے، جو عدالت کے روبرو تائید کریں گے۔ FIA حکام کے مطابق منی لانڈرنگ کے تمام دستاویزی شواہد چالان کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔ ناظرین، برمنگھم کے مقامی ہال میں روحانی محفل منعقد کی گئی، جس میں مڈلینڈز بھر سے خواتین اور حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مراقبے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے معروف مذہبی اسکالر شیخ احمد دباغ کے دلوں کو روشن کرنے کے طریقہ کار سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ روح پرور محفل کا احوال جانتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ ظفر مجید اور حاجی محمد رمضان دباغ کی جانب سے سجائی گئی مراقبہ روحانی محفل میں ڈاکٹر شیخ عالم، گلفام حسین، عبد الرحیم، اعجاز احمد، محمد شفیق، سراج الاسلام اور دیگر علماء کرام اور شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے نامور اسلامی اسکالر شیخ احمد دباغ کے دلوں کو روشن کرنے کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گئے طریقے سے شرکا کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی بے راہ روی کی بڑی وجہ والدین کا بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ مسلم معاشرے کو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ علماء کرام نے آن لائن خطاب بھی کیا اور شرکا کے روحانی مسائل کے حوالے سے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ ڈاکٹر شیخ عالم، گلفام حسین، عبد الرحیم اور دیگر کا کہنا تھا، اسلامک سائنٹیفک ریسرچر شیخ احمد دباغ نے نئی نسل کی روحانی تربیت کا بیڑا اٹھا کر امید کی نئی کرن پیدا کی ہے۔ آج کی محفل جو ہے یہ بہت اہم اور ضروری ہے آج کل کے زمانے میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور وہ اصل مقصد جو ان کو حاصل کرنے کی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم بالکل مفت میں یہ سروس پرووائڈ کرتے، تاکہ آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے، اپنا یقین اتنا مضبوط ہو جائے۔ Today in Birmingham we had a very enlightening and spiritual event
and that was how to connect with Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and how to relieve the spiritual and physical illnesses we have today, and that is by connecting with Allah subhanahu wa ta'ala and following in the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many people have the wrong concept in their mind as to how to deal with it. They have really strange remedies that they've been taught culturally over the years, and this presentation was to show them the correct way of doing ruqya and spiritual healing. And alhamdulillah, in the program we actually did the spiritual healing to help the participants. We need to teach them how to connect to Allah subhanahu wa ta'ala and find the halal alternative prophetic way how you can do so when it comes to personal problems, marital problems, addiction and so on. It's a very unique way. Any issues, any illnesses, you can learn in a proper way, in a holistic way, to help yourself and really connect the youth to Allah subhanahu wa ta'ala and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. तकरीब के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूहानी महफिल के हवाले से अपने तजुर्बात शेयर किए. This is the third healing event that I've attended now, and every time I leave one of these events, I always leave feeling more spiritually connected and spiritually elevated. And it's a good way to disconnect from the problems and the distractions that we experience every day. अक्सर हम जहाँ भी जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि कोई ना कोई हमारे मसले का हल निकले, लेकिन ये भी एक यूनिक चीज़ है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ वो रिश्ता कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में सिखाया गया आज हमें. यहाँ जो है ना वो ज़िक्र अल्लाह ताला का ज़िक्र से जो है ना कलूब को तस्कीन क़ल्ब हासिल हुआ है, और ये जो ज़िक्र है ये क़ुर्ब इलाही एक जो है ना एक ज़रिया है. I really enjoyed this event that I came to today. It's my third time coming, and as always I've achieved so much by coming. The sisters were very accommodating and the practical session was well explained. It was very thorough, and so I was able to follow through very easily and benefit from it too. I'm very glad that I came, and I highly recommend it to anybody that is suffering from any kind of illnesses, whether that's spiritual, physical. It's very beneficial. शुरका का कहना था कि कोरोना वायरस के बाद इस तरह की रूहानी महफिलों का इनकाद इंतहाई ज़रूरी है, जिससे नौजवान नस्ल को दीन की आगाही मिलती है और शायर इस्लाम से मोहब्बत पैदा होती है. तकरीब में ख़वातीन ने भी भरपूर शिरकत की, जिनके लिए बापर्दा एहतमाम किया गया था. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तुर्की में बसने वाले पाकिस्तानियों ने भी 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया. इस्तांबुल में होने वाली सालगिरह की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और शानदार कामयाबियों पर 92 न्यूज़ यूके को मुबारकबाद पेश की. देखते हैं आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट. जगह जगह 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह का जश्न. तुर्की में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सालगिरह की तकरीब सजाई. इस्तांबुल में बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से 92 न्यूज़ चैनल की चौथी सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भरपूर शिरकत की. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने न सिर्फ मुबारकबाद पेश की, बल्कि 92 न्यूज़ चैनल को ओवरसीज पाकिस्तानियों का हकीकी तर्जुमान करार दिया. उनका कहना था कि कोरोना के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करने में 92 न्यूज़ पेश रहा. तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ की इंतजामिया को खास तौर पर मुबारकबाद देते हुए कहा, 92 न्यूज़ आइंदा भी इसी तरह कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद करता रहेगा. आज हम 92 न्यूज़ चैनल यूके की चौथी सालगिरह पे हम सब दोस्त पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हुए हैं. ये 92 न्यूज़ चैनल हमारा पाकिस्तान का अपना चैनल है. यहाँ पे बहुत वर्क किया है 92 न्यूज़ चैनल ने, तो हमारा इकट्ठे होने का मतलब ये 92 न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करना है. यहाँ पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पे, और यहाँ पे मैं 92 न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ. इस वक्त सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई है 92 न्यूज़ चैनल यूके की चौथी सालगिरह के मौके पर. आज हम अपने दिल की गहराइयों से 92 न्यूज़ यूके को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि 92 न्यूज़ चैनल ने जिस तरह से पाकिस्तानियों के छोटे छोटे मसाइल को यहाँ पे उजागर किया है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं देती है. तकरीब के शुरका ने मिलकर 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का केक काटा.
इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने शानदार सहाफ़ती और कम्युनिटी खिदमात पर 92 न्यूज़ की खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि 92 न्यूज़ ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के मसाइल को शानदार तरीके से उजागर किया। खास तौर पर एजेंट माफिया के खिलाफ 92 न्यूज़ ने भरपूर आवाज़ बुलंद की। कम्युनिटी इस कामयाबियों के लिए दुआ गो है। जी, आज मैं टर्की के शहर इस्तांबुल अक्सराय के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ आज बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से 92 न्यूज़ यूके की चौथी सालगिरह का तमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों किसी तरह शिरकत की। आदि बार 92 न्यूज़ टर्की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुबई आमद। वो पाकिस्तानी पवेलियन में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस और सिंधी सकाफती तकरीबात में शिरकत करेंगे। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध में एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो दिसंबर का महीना था, ये सिंध को डेडिकेटेड था और इस सिलसिले में हमने तकरीबन पूरे महीने में कुछ ना कुछ इवेंट्स किए और आज एक मेजर इवेंट है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। सिंध के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और हमारे प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस की है। आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी अटेंडेंस रही है। यहाँ जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आए हैं और हमें उम्मीद है कि जो हम प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं और उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बता रहे हैं उसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा। हमारे पास एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो हमारे थर का कोल है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो उसका ऑयल इक्विवेलेंट है, वो सऊदी अरेबिया और कुवैत के ऑयल रिजर्व से ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास विंड एनर्जी में भी विंड कॉरिडोर है हमारे जंबीर का, वहाँ पे भी 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की पोटेंशियल है। हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। फर्टाइल वैली है सिंध की, इंडस के दोनों तरफ। लाइफ स्टॉक का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये मेजर एरियाज़ है। उसके अलावा एजुकेशन साइड पे हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं। हेल्थ के अंदर हमारी अपनी टर्शरी हेल्थ केयर काफ़ी बेहतर हमने कर दी है, लेकिन इस पर और इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है उसमें इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स येलो लाइन का प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के साथ कर रहे हैं, उसको भी वो भी फाइनल स्टेजेस में है। और पानी के सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। वेस्ट ट्रीटमेंट के सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। मासूम बच्चे अफ़गानिस्तान में बिलख रहे हैं। 95% अफ़गान अवाम के पास खाने को कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान का तनहा बोझ नहीं उठा सकते। अफ़गान हुकूमत और दुनिया में राबतों का फुक़दान है। अफ़गानिस्तान के मुजरिम असासे बहाल ना करना अफसोसनाक है। अफ़गानिस्तान एक नई दुनिया में सबसे बड़ी इंसानी बहरान की शक्ल वहाँ जन्म ले रही है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फिल्म और इस पर तवज्जो न दी गई तो अगले साल 2022 के बीच में तकरीबन मिड 2022 97% अफगान गुर्बत की लकीर के नीचे होंगे। 95% अफगान इस वक्त उनके पास खाने को नहीं है। बच्चे जो हैं वो बिलख रहे हैं। पाकिस्तान तनहा ये बोझ नहीं उठा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक फ्लैश अपील की थी पैसे जमा करने के लिए। दूसरी तरफ जो पैसा उनका है उस पर हमने पाबंदी लगा रखी है। और चेयरमैन टीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिंध में कराची की बंदरगाह है जिसकी अहमियत कम नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी पवेलियन में होने वाले इवेंट्स में सिंध की अहमियत को उजागर किया जाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारों को बताया जाएगा कि सिंध में तवानाई के शोबों समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के लातादाद मौक़े मौजूद हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। देखें, ये सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये फोकस करा है इन्होंने उन पाकिस्तानियों को जो यूएई में बिज़नेस कर रहे हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज की जो इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धाबी जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, जो सी पैक का स्पेशल इकनॉमिक जोन से एक है। सी पैक में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन उसका है और उसमें उन्होंने नए प्रोजेक्ट जो दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। दूसरे विंड पावर और सोलर पावर के लिए इन्होंने कहा है, जिसके लिए दुनिया में वेलोसिटी ऑफ एयर जो है सिंध की
बेहतरीन है। तो वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में बात हुई है उनकी कराची में, पोर्ट सिटी के रिलेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, और जो कोरियन कंपनीज थी उन्होंने हाईवे और मोटरवे के लिए। तो आज बड़ा डाइवर्सिफाइड रिस्पांस आया है, और जो लोग पाकिस्तानी हैं यहाँ पे 30-40 साल से एट टाइम्स कम कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आज उनके लिए जो प्रोजेक्ट हैं वो वाइबिलिटी और फिजिबिलिटी के साथ यहाँ बताए गए हैं। आज शाम में हमने बुलाया हुआ यहाँ के कुछ लोकल बिजनेसमैनों को, बिलावल साहब से भी मिलवाएंगे। उसके बाद फिर वो लोग एक्सपो जा रहे हैं, तो एक्सपो में भी हमारा पेविलियन का माशाल्लाह सबसे अच्छा खूबसूरत पेविलियन है, उनसे मिलाएंगे। और चीज़ें चेंज हुई हैं सिंध में, पोर्ट सिटी है, कराची की जो एक अहमियत है वो कोई और जगह उसको अंडरमाइन कर ही नहीं सकती। चीज़ें चेंज हुई हैं सिंध में, पोर्ट सिटी है, कराची की जो एक अहमियत है वो कोई और जगह उसको अंडरमाइन कर ही नहीं सकती। और इन लोगों का भी इंटरेस्ट यकीन करें कराची में, ये वहाँ पढ़े हैं सेंट पैट्रिक में, सेंट जोसेफ में, तो कराची से इनकी भी मोहब्बत। जब भी इनसे बात करो तो वो कराची की बताओ, कराची को दोबारा रिवाइव करना है। कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत पीछे कराची को ले गया, लेकिन अब ये नई हुकूमत जो अपना PPP की सिंध में है, ये जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस रोड शोज़ कर रही है, ये लोगों का एतमाद इसका बहाल करके इंशाल्लाह कराची में और सिंध में एग्रीकल्चर में, यहाँ UAE ने एक नई चीज़ इशू कराई है, अल्फ़ा कहते हैं, जो जानवरों को खिलाने का चारा है, वो सिंध में बड़ा कामयाब गया है और कंटेनर पे कंटेनर आ रहे हैं और ज़मीनें वो लोगों ने ख़रीदी हैं। इसमें 3-4 कंपनियों को जानता हूँ। ये सब वो चीज़ें थी जो पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ ग्लोबल कन्वेंशन के हवाले से आगाह किया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात में उन्हें ओवरसीज़ ग्लोबल कन्वेंशन के हवाले से ब्रीफ़ किया, जो 23 दिसंबर को लाहौर में मुनक़िद होगा। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल और मुश्किलात के हवाले से मुनक़िद होने वाली इस कन्वेंशन के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान होंगे, जबकि दुनिया भर से 1000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी आलमी सरमायाकार, सफारतकार, मुख्तलिफ़ ममालिक की तंजीमों के वफूद और शोहरत याफ्ता आलमी शख्सियात शिरकत करेंगी। मखदूम सैयद तारिक महमूद ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की। इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन की खिदमात को सराहा और कहा कि कमीशन के इक़दामात से न सिर्फ ओवरसीज़ के मसाइल हल होंगे बल्कि उनका PTI हुकूमत पर एतमाद भी बढ़ेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान सफारतखाने में मसीही कम्युनिटी के तंजीम ऑल नेबर्स के ज़ेर तमाम तकरीब, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान, ऑल नेबर्स तंजीम के बानी इलियास मसीह और पाकिस्तानी अमरीकी मसीह बरादरी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। बानी ऑल नेबर्स और मसीही बरादरी ने सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस और ईस्टर जैसे अहम मौके पर तकारीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान का अपने खिताब में कहना था कि क्रिसमस के सालाना तकरीबात के सिलसिले में सिफारत खाना में तकरीब का इनेकाद हमारे लिए बाइस एहसास है। उनका मजीद कहना था कि इस्लाम हमें अमन और रवादारी का दर्स देता है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने मुल्क पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी का यकीन दिलाया था। सफ़ीर पाकिस्तान ने क्रिसमस के मौका पर अपने पैगाम में मोहब्बत, अमन और दरगुजर की बात की। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि मुल्क की क़यादत और पूरी कौम ने सियालकोट वाक़े की शदीद मज़म्मत की है, जो कि इंतहाई हौसला अफजा बात है। शुरका ने क्रिसमस के हवाले से तकरीब के इनेकाद पर सिफारत खाने के इक़दाम को सराहा। तकरीब में मसीही बरादरी और दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमेरिका। रूस में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के नए अहदेदारान के ऐलान और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के नए अहदेदारान के ऐलान और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
اجلاس میں پاکستانی صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے صدر شاہد چوہان نے نئے عہدیداران کا اعلان کیا، جن میں وسیم چودھری چیئرمین اور سعدیہ باسی وائس چیئرپرسن ہوں گے۔ نائب صدور کرن خان اور عرفان فراز اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری کے لیے شاہد گھمن اور انفارمیشن سیکرٹری کے لیے ذکاء اللہ محسن ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کو فعال اور متحرک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آن لائن اجلاس سے جنرل سیکرٹری مہوش ظفر کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اوورسیز پاکستانی صحافیوں کو متحد کرنا ہے۔ اور ناظرین، کینیڈا کے صوبے اونٹاریو میں کاروبار کے لیے اونٹاریو ایپ کے ذریعے تصدیق شدہ ویکسین سرٹیفکیٹ اب سکین کیا جا سکے گا۔ اس بات کا اعلان کینیڈا کے ایم پی کلید رشید نے اپنے ٹویٹ سے کیا۔ کلید رشید کا مزید کہنا تھا کہ کینیڈا کے تمام صوبوں اور علاقوں کے ویکسین سرٹیفکیٹس اونٹاریو ایپ سکین کر سکتے ہیں۔ اونٹاریو ایپ کے ذریعے کاروباری ادارے بھی ویکسین سمارٹ ہیلتھ QR کوڈز کو سکین کر سکتے ہیں تاکہ ان اداروں میں داخلے کے لیے ممکن ویکسینیشن کے ثبوت کی تصدیق ہو سکے، جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اب اونٹاریو ایپ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسرے صوبوں اور علاقوں کے سرٹیفکیٹس کو سکین کیا جا سکے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ سودے بازی والے تعلقات نہیں چاہتے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان حالیہ اسٹریٹجک مقابلے نے عالمی امن کی نزاکتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہمیں موجودہ جیو پالیٹکس کی ذہنیت کو از سر نو تشکیل دینا اور جیو اکنامکس کی اہمیت کو قبول کرنا ہوگا۔ فیصل رضا خان کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں منعقدہ مارگلا ڈائیلاگ فورم 2021 سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کا اسٹریٹجک مدار و محور بن چکا ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ سودے بازی والے تعلقات نہیں چاہتے، بلکہ کثیر الجہتی تعلقات چاہتے ہیں جو علاقائی اور عالمی پالیسیز کے مد و جزر سے متاثر نہ ہو۔ خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران کی انتہائی سنگین صورتحال درپیش ہے۔ Relations with the United States. Looking towards the future, we do not want a transactional relationship with the US. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ Often when I talk to people here in Pakistan, it sometimes seems as though they assume we're in some sort of great game where dastardly British diplomats are still charging around the country full of nefarious conspiracies. پاکستان میں چین کی نائب سفیر پنگ چن نے کہا کہ چین کسی بھی قسم کی جیو سیاسی تنازع کی مخالفت کرتا ہے۔ China will provide another $3 billion in international aid to support developing countries fight against the pandemic and restore economic development. پاکستان میں روس کے سفیر ڈینیلا گانیش، سابق امریکی سفیر کیمرون اور سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھی تقریب سے خطاب اور افغانستان کی ہنگامی مدد پر زور دیا۔